नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीयूईटी जनरल टेस्ट में 10 से ज़्यादा सवाल करंट अफेयर सेगमेंट से आते हैं। ऐसे में आप करंट अफेयर सेगमेंट को स्किप नहीं कर सकते। इट्स योर ड्यूटी कि आप करंट अफेयर को प्रिपेयर करके जाएं। लेकिन एक 12th क्लास के बच्चे के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करना काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में करंट अफेयर का कहीं रोल है नहीं। तो किस तरीके से आपकी इस जर्नी को हम लोग ईजी बना सकते हैं, तो रेजो लेंस का पीएसपीडी चैनल आपके लिए एक पूरे शेड्यूल के साथ आया है, जहां हम आपको एग्ज़ाम के ठीक एक महीने पहले तक पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे 10 वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोगों को रिवाइज का टाइम भी मिल जाए। इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज 18 मार्च है, तो हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जनरली 2 से 3 सवाल ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट में देखने को मिलते हैं। यूके कमिट्स $2 बिलियन फंड टू यूएन बैक्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर आवर प्लेनेट। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, देखिए, जो पहले अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, लगभग 1 से 2 डिग्री बढ़ने की वजह से, जो एटमॉस्फेयर के जो नेचुरल कंसेप्ट्स हैं, जो एटमॉस्फेयर का में कई सारे चेंजेस उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया, एसिड रेनफॉल हो गया, और भी कई सारे रीजन्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे में क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ को बोला जाता है कि आप लोग एक मॉनेटरी लेवल पर सपोर्ट करिए। वेस्टर्न कंट्रीज से ही क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप के कंट्रीज़ हो गए, इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी। इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी सेंटर में न रखते हुए एक सिरे से डेवलपमेंट को सेंटर में रखा। ऐसे में जब इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होने लगा, चाहे वो पोल्यूटेंट गैसेस के बेसिस पे हो, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से हो, तो उसके बाद जब लोग जागे, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो फिर क्लाइमेट चेंज से डील करने की बात आई। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसी में से एक फंड बना रखा है यूनाइटेड नेशन ने, दैट इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड। और अब इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसा कहाँ से आएगा? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो पैसा आता है वो हमारे कंट्रीज ही सपोर्ट करते हैं। जैसे यूके ने सपोर्ट करा है $2 बिलियन का। तो तीनों तरफ से तैयार रहिएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड यूके का फंड, यूनाइटेड नेशन का फंड है। किसने सपोर्ट करा? यूनाइटेड किंगडम ने। कितने का? $2 बिलियन का। हर कंट्रीज सपोर्ट करते हैं अपने अपने लेवल पे। चूँकि अभी इन्होंने करा है तो ये न्यूज़ में है, हमने इसको डिस्कस करा। ओजोन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ओजोन के बारे में आप लोगों ने 2 लेवल पर सुना होगा, एक है ओजोन गैस और एक है आपका ओजोन लेयर। ओजोन गैस जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3, और एक होती है ओजोन लेयर। ओजोन गैस हो गया आपका O3, एक होती है केमिकल, एक होती है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सन से आने वाली जो भी कई सारी रेज आती है, उसमें से अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, यूवी रेज भी आती है। तो ये आपका जो यूवी रेज आती है उनको वापस से भेज देती है, हमारे अर्थ की सरफेस पर नहीं आने देती। ऐसे में ओजोन लेयर, यदि यही लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये जो हार्मफुल रेज हैं ये सीधे हमारे अर्थ की सरफेस पर देखने को मिलेगा। इससे डील करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे या इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है। और इसको लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस है किस तरीके से ओजोन लेयर से डील करा जा सकता है। और इस बार की थीम भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर है। तो थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे 2023 इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये हो गया आपका ओजोन लेयर पर पूरा एक आर्टिकल। चलिए आगे चलते। वर्ल्ड बम्बू डे। बम्बू एक डिबेट है वर्ल्ड में कि बम्बू एक ट्री है कि एक ग्रास है। ये एक डिबेट है, क्योंकि कई लोग, कई कंट्रीज जो बम्बू को का कंजर्व करना चाहते हैं, वो इसको एज ए ट्री कंसिडर करते हैं, जबकि घास के रूप में कंसिडर करने वाले देश में, जहाँ पर जनरली बम्बू का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। बम्बू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई सारे हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है उनको स्टोर करके रखता है। इसी वजह से बम्बू की इम्पोर्टेंस है, और हर साल 18 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड बम्बू डे सेलिब्रेट करते हैं। रिवर्स के लिए भी अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 24 सितंबर को नहीं, जो भी सितंबर का 4th संडे होता है उसको वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेट करते हैं। और 2023 में भी सेलिब्रेट हुआ, जिसकी थीम थी वाटर वेज इन आवर
कम्युनिटीज़। इसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क पर जनरली एक सवाल देखने को मिलता है, और उन टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क पर जो न्यूज़ में रहते हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में, कान्हा पेंच, कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं एमपी में। उसके बाद आपका एक नया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि एमपी के सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में इसको देखा, ये एक नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। तो दो बातें हैं, एक तो एमपी में है, कौन सा है, 54 नंबर का है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि भारत का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सवाल दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक बैक्टीरिया है ये जो आपको दिख रहा है, जिसका काफ़ी ज़्यादा अटपटा नाम है। ये चाइना के रिसर्चर्स द्वारा डिस्कवर एक मरीन बैक्टीरिया है, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये बैक्टीरिया। बात करें जो कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली बात है मरीन बैक्टीरिया है तो समुद्र में ही मिलेगा, लेकिन मरीन बैक्टीरिया समुद्र में भी कहाँ मिलेगा, समुद्र में मिलेगा आपको डीप ओशन फ्लोर पर। ये आपका समुद्र है तो ये आपका जो डीप ओशन फ्लोर होगा, यहाँ पर ये बैक्टीरिया जनरली देखने को मिलेगा। मरीन बैक्टीरिया है, किसने डिस्कवर करा है, चाइना के रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा है। ये इसका फ़ोटो भी है, इमेज भी है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा हॉर्नेट जो कि एज इसका नाम है, एशियन हॉर्नेट, जो कि कहाँ देखने को मिली, यूके में। तो यूके हैज़ एक्सपीरियंस एन अनप्रिटेंडेड सर्च इन साइटिंग ऑफ एशियन हॉर्नेट इन 2023 विद 22 कन्फर्म केसेस सो फार। तो ये हॉर्नेट के ऊपर एक स्पीशीज़ है। एशियन हॉर्नेट पोजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नेटिव बी पॉपुलेशन। इससे जो एशियन हॉर्नेट है, इनसे काफ़ी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो बीज वगैरह होती है मधुमक्खीज की, उनकी जो पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट वगैरह होता है। तो इकोलॉजी के बैलेंसिंग के में एशियन हॉर्नेट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। यदि एशियन हॉर्नेट ज़्यादा हो जाते हैं तो बीज की पॉपुलेशन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत न केवल फ्लोरा बल्कि फोरा दोनों को ही कंजर्व करने की बात करी गई है। तो बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना। चलिए, किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी का रोल हो सकता है फ्लोरा और फोना को कंजर्व करने में, यही यूनाइटेड नेशन का है। इसी तरीके से बायोफ्यूल्स, जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इथेनॉल्स वगैरह। जनरली जो कई सारे बायोफ्यूल्स होते हैं वो हमारे जो बेसिक्स जो क्रॉप्स वगैरह देखते हैं, जैसे शुगर केन के बीट्स हो गए, रोटन पोटैटोस हो गए, डैमेज जो वीट ग्रेन्स है। अब डैमेज वीट ग्रेन्स का आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आप कसावा हो गया, तो इन सब से आप बायोफ्यूल बना सकते हैं। बायोफ्यूल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। आप इसको चाहें तो जैसे इथेनॉल आपने बनाया, तो आप इथेनॉल भी एक बायोफ्यूल है, तो आप इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके पेट्रोल के साथ इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो जो इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल होता है उसमें जो एमिशन होता है वो काफ़ी कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का, पोल्यूटेंट्स का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार को सेकंड टाइगर रिजर्व मिला है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व है, जिसमें लगभग इस टाइगर रिजर्व में लगभग इसको नाम जो देंगे वो देंगे कैमूर टाइगर रिजर्व। जैसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व था, तो इस टाइगर रिजर्व को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका कैमूर टाइगर रिजर्व। तो 55 नंबर का टाइगर रिजर्व, 54 अभी हम लोगों ने देखा बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार के कैमूर में सिचुएटेड है। लगभग 54 टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023, नेचर को किस तरीके से कंजर्व करा जाए इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हर साल 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। 3 अक्टूबर को ही क्यों, क्योंकि 3 अक्टूबर 2010 को ही वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO का गठन हुआ था, और इसकी ही क्योंकि इसी दिन WNO इस्टेब्लिश हुआ था, तो हर साल 3 अक्टूबर को ही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। और इस बार की जो थीम है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की वो है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। चलिए आगे चलते हैं। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बन गया है। वेटलैंड्स तो कई सारे हैं, लेकिन वेटलैंड सिटी भारत का पहला बन गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन करा है भारत सरकार के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ
ताकि जो उदयपुर, जिसे हम लोग सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, अब ये भारत का फर्स्ट वेटलैंड सिटी भी बन जाएगा। तो किस शहर को हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान किस स्टेट में सिटी ऑफ लेक्स जाने जाने वाले शहर को एज ए वेटलैंड सिटी डिक्लेयर करा है, तो दैट इज़ उदयपुर सिटी। यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी लेक्स हैं, स्पेशली जिसमें 5 लेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, रंग सागर लेक, स्वरूप सागर लेक और दूध तलाई लेक। कई बार पूछ भी लेता है लेक्स का कि ये इनमें से कौन सी लेक्स जो है वो सिटी ऑफ लेक उदयपुर में सिचुएटेड है, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 आपको याद रखनी है, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई लेक्स, उदयपुर के बारे में, जो कि भारत का फर्स्ट सिटी ऑफ लेक बना। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स टू बिकम अ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन विशाखापट्टनम सून। जल्द ही विशाखापट्टनम में इन्वायरमेंट टूरिज्म या इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स इस्टेब्लिश करा जा रहा है। तो एक तरीके का फॉरेस्ट एरिया है मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स फॉरेस्ट एरिना, शेड्यूल टू बिकम द प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन विशाखापट्टनम। तो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, याद रखेगा। तो किस कहाँ पर हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट इज रिसेंटली इज न्यूज, इट इज़ रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट या आंध्र प्रदेश, दोनों तरफ से तैयार रहेगा। हो सकता है स्टेट का नाम पूछ ले, हो सकता है सिटीज़ का नाम पूछ ले। यहाँ पर 27 तरीके के प्लांट्स के वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, इसमें मेडिकल प्लांट्स भी शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। कई सारे बर्ड्स होते हैं वो नेटिव होते हैं, उसी जगह पर रहते हैं, कि कई सारे जो होते हैं वो गर्मी सर्दी की वजह से, मौसम में एडजस्टमेंट की वजह से माइग्रेशन कर जाते हैं। तो उन्हीं माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए हर साल जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे सेलिब्रेट करा जाता है 14 अक्टूबर को, और इस बार की 14 अक्टूबर को, और इस बार की जो थीम थी वो थी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 14 अक्टूबर, थीम थी वर्ल्ड वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तमिलनाडु एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम एम्स टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन। कई बार देखने को मिलता है कि ट्रेन से टकराकर कई बार हाथियों की डेथ हो जाती है, क्योंकि हाथी की एलिफेंट्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है साउथ इंडिया में, केरला, तमिलनाडु में, इसके अलावा आपका कर्नाटक में। तो इस तरीके से एलिफेंट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेन्स वगैरह में एआई पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन। तमिलनाडु का में जो एक रेलवे सेक्शन है, वलियार रेलवे सेक्शन, वहाँ पर सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश करा जाएगा। तो वलियार इतिमदई वलियार रेलवे सेक्शन में, जो इन दोनों रेलवे लाइन्स के दो एरियाज़ के बीच में जो रेलवे लाइन है, रेलवे सेक्शन है, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करा जाएगा एज ए पायलट प्रोजेक्ट। यदि ये सक्सेसफुल रहता है तो जो भी दूसरे, जैसे कर्नाटक, केरला, जहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनामी को लेकर लोगों में एक फोबिया रहता है, बल्कि सुनामी जो है वो ज्योग्राफी का एक काफ़ी नॉर्मल सा कंसेप्ट है, सुना है। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल आपका 5 नवंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। हर साल 5 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार वर्ल्ड सुनामी डे 2023 की जो थीम है वो है फाइटिंग इनइक्वलिटीज़ फॉर ए सस्टेनिंग फ्यूचर। तो ये आपकी इस बार की जो थीम हो गई, ये देखिए हर कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है, ये थीम हो गई इस बार की, और ये हो गया आपका एवरी मंथ ऑफ 5th। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2023, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कई सारे भारत में भी कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उसी की वजह से अवेयरनेस को लेकर बायोस्फीयर रिजर्व्स में हर साल 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे या इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट करा जाता है। यूनेस्को द्वारा कोई भी साइट को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करा जाता है। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कोई भी इलाके, भारत में भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स की अवेयरनेस को लेकर ही 5 नवंबर को, जिस दिन वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट करा जाता है, उसके 2 ही दिन पहले 3 नवंबर को वर्ल्ड सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखिएगा 3 नवंबर बायोस्फीयर रिजर्व डे, जबकि 5 नवंबर आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जो डिजाइनेड वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट
2023 आर्म्स कन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, कोई भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी दो देशों के बीच में वॉर चल रही है या आर्म कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ऐसे केस में इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं रखा जाता। नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट होता है। ये सही है कि कोई भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वे इन्वायरमेंट की जगह नेशन फर्स्ट रखेंगे, लेकिन ऐसा न हो कि वार और कन्फ्लिक्ट एक बड़ा कारण बने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने का, इन्वायरमेंट के एक्सप्लॉयटेशन का। तो उसको लेकर एक अवेयरनेस को देखते हुए हर साल जो है 5 नवंबर को ही हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगेन सुनामी डे के साथ साथ ये भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग ऑन द मूव आफ्टर 30 ईयर, 30 साल के बाद मूवमेंट देखने को मिला है वर्ल्ड के सबसे बड़े आइसबर्ग में। और इस आइसबर्ग का नाम है जो आपको लोगों को याद रखना है, दैट इज़, ये आपको आइसबर्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इस पूरे आइसबर्ग का नाम है A23A। पूछ देगा A23A क्या है, ये कोड नहीं है, ये एक आइसबर्ग का नाम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइसबर्ग है। समझ रहे हैं आप इसका इलाका, 4000 किलोमीटर स्क्वायर का ये आइसबर्ग है जो कि अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। इसमें मूवमेंट देखने को मिला है जियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो A23A विच इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, जो कि लगभग एरिया है आपका 4000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अंटार्कटिका में है, इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 इन अहमदाबाद। सिंपल सवाल पूछेगा, भारत के किस शहर में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई? तो दैट इज़ अहमदाबाद। और इस बार की जो अहमदाबाद में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। इंडिया एनवेल्स बायोगैस ब्लेंडिंग प्लान टू रिड्यूस नेचुरल गैस इंपोर्ट्स एंड अचीव नेट जीरो एमिशन। देखिए, अभी हम लोग क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि नेचुरल गैस के लेकर भी हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बनी रहती है। तो किस तरीके से हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम हो, किस तरीके से हमारा जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर, वो कम हो, इसके लिए हम लोगों ने बायोगैस की तरफ बढ़ने की कोशिश करी है। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बायोफ्यूल में पढ़ा था कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो सकती है, तो उसी तरीके से नेचुरल गैस के साथ बायोगैस की ब्लेंडिंग का प्लान है, ताकि न केवल हम हमारे नेचुरल गैस का इंपोर्ट कम कर सकें, बल्कि नेचुरल गैस से अलग बायोगैस जो कि जीरो एमिशन के लिए जाना जाता है एनवायरनमेंट में, उसमें हम लोग हमारे जो नेट जीरो एमिशन है 2070 तक, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि 2070 तक भारत सरकार ने नेट जीरो एमिशन का टारगेट सेट करा है। और इसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो बायोफ्यूल का हो या बायोगैस ब्लेंडिंग का हो, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पर जिस तरीके से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा है कि किसी भी तरीके से 2028 तक हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे 5% की। यानी फॉर एग्जांपल 95% तो नेचुरल गैस होगी और फिर ये 5% आपकी बायोगैस होगी। तो बायोगैस का चूँकि अभी प्रोडक्शन कम है, भाई बढ़ा दीजिए ना, 50% कर दीजिए, लेकिन उतना प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, तो उतना प्रोडक्शन नहीं है। तो 95% नेचुरल गैस, 5% बायोगैस, इससे न केवल हमारा इमिशन कम होगा, हम लोग हमारा टारगेट अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, एक बार फिर न्यूज़ में, इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेटअप इन दमोह। वही दुर्गावती, ये वाली बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेट टू बी बिकम द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लोइंस। गिर नेशनल पार्क के बाद, जो कि केवल जहाँ पर एक समय था जहाँ केवल गुजरात के काठियावाड़ में केवल गिर नेशनल पार्क सेंचुरी में ही एशियाटिक लोइंस मिलते थे, लेकिन कल को यहाँ पर कोई बीमारी हो गई, जैसे केनाइन डिस्पेंसर वायरस आया था, तो कई सारे एशियाटिक लोइंस मर गए थे। यदि यही एशियाटिक लोइंस कुछ और जगह होते तो वहाँ पर केनाइन डिस्पेंसर वायरस नहीं होता और वो कई सारे हम एशियाटिक लोइंस को कंजर्व कर सकते थे। तो उसी से सीखते हुए गिर नेशनल पार्क के साथ साथ अब बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहाँ पर भी एशियाटिक लोइंस को रखा जाएगा। एशियाटिक लोइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट लोइन 2047। भारत में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट लोइन का। तो प्रोजेक्ट लोइन @2047, जिसमें अब हम लोग हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है एशियाटिक लोइंस का वो बढ़ा रहे हैं। गिर नेशनल पार्क के साथ साथ अब बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपको ये एशियाटिक लोइंस देखने को मिलेंगे। तो गिर नेशनल पार्क की मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। तो पूछ दे आपसे बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा यूएई। वही जिस तरीके से फर्स्ट आर्टिकल में देखा $2 बिलियन का था, तो यूएई ने यहाँ पर $30 बिलियन का फंड दिया है। उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फंड में दिया था, इन्होंने दिया है ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशन एट COP28। COP28 की मीटिंग हुई यूएई में, तो उसमें एज ए सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन का यूएई की तरफ से देखने को मिला। कहाँ पर? ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूके ने जो फंड दिया था वो ग्रीन क्लाइमेट फंड में था, यूएई का जो फंड है वो यूके से 15 गुना ज़्यादा है, लेकिन ये जो फंडिंग है वो COP28 की मीटिंग में ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस को दी गई है। लगभग याद रखिएगा कहाँ पर दिया जा रहा है। और इस ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशन की इस जो फंडिंग का जो नाम है वो है आपका अल्ट्रा जो एक ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशन एक फंडिंग है। लगभग इस पर $30 बिलियन की फंडिंग दी है यूएई ने। तो ध्यान रखिएगा अल्ट्रा $30 बिलियन फंडिंग बाय यूएई टू ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशन एट COP20 है। कंचन देवी बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE। ICFRE स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। महिला हैं और पहली महिला हैं, तो कई बार पूछ लेता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की हाल ही में जो फर्स्ट DG डायरेक्टर जनरल बनी है वो है आपके कंचन देवी। याद रखिएगा इनके बारे में। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन है, इसको 1986 में इस्टेब्लिश करा गया था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, ताकि फॉरेस्ट रिसर्च को किस तरीके से प्रमोट करा जा सके। सोइल के कंजर्वेशन के लिए हर साल जो है वो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट करा जाता है। वर्ल्ड सोइल डे हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, याद रखिएगा। सोइल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, जो कि इस बार की थीम थी 5 दिसंबर को जो वर्ल्ड सोइल डे मनाया उसकी। ठीक है। लाहौर भारत वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गया है। तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो कि ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग जो थी उसमें सबसे पोल्यूटेड सिटी निकल कर आया है। और ये ग्लोबल पोल्यूशन जो रैंकिंग है वो WHO द्वारा रिलीज करी गई, तो लाहौर सबसे पोल्यूटेड सिटी निकल कर आया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा सबसे पोल्यूटेड सिटी है, तो लाहौर है। भारत से कोई नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली होगा, लेकिन एक टाइम था जब दिल्ली हुआ करता था, अभी लाहौर है। इंडियाज रिमार्केबल क्लिम्ब टू 7th प्लेस इन ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स पे। ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 7 पायदान ऊपर आई है, 7th पोजीशन आई है। ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट परफॉर्मेंस मतलब क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है, जिसका सबसे अच्छा रहता है उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है। भारत को इसमें 7th रैंक मिली है। इन ए मेजर लीप टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंडिया हैज़ क्लिंच्ड द 7th पोजीशन इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो इस इंडेक्स की जो घोषणा है वो COP28 की मीटिंग में हुई थी, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज हुई, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेचर एनर्जी कंजर्वेशन डे 2023, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2023। एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल दिसंबर 14 को या 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो किस दिन? 14 दिसंबर को ये सेलिब्रेट करा जाता है। तो याद रखिएगा 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी यूज़ करने से ज़्यादा एनर्जी को किस तरीके से कंजर्व करा जा सके, ताकि इसका उद्देश्य क्या होता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एम्स टू राइज अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि आप एनर्जी कंजर्व करोगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। ठीक है। भूपेंद्र यादव जो कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं फिलहाल टाइम पर, उन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट लॉन्च करी है, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ। तो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इज अ रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि ग्लोबल है, ग्रीन ग्रोथ है, तो हो सकता है यूनाइटेड नेशन ने रिलीज करी हो, तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ रिपोर्ट है, जिसकी इस रिपोर्ट की जो थीम है वो है आपकी, जो टाइटल मतलब अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमीज टुडे। ठीक है। तो इस बार की जो थीम है अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल्स इकोनॉमी। ठीक है।
ये इस बार की इसका टाइटल है और रिपोर्ट का नाम ये तो रिपोर्ट का टाइटल हो गया। और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ रिपोर्ट इस रिपोर्ट का नाम है। किसने रखी है? नीति आयोग ने रखी है, तो याद रखिएगा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जूट फार्मर्स को लेकर एक पाट मित्रों एक ऐप लॉन्च करी है। किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कि भारत में जूट की फार्मर्स के लिए एम्पावर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक ऐप है, पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन ऐप। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस पाट मित्रों ऐप के डेवलपमेंट में। जूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत, बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश काफ़ी मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया में भी जो वेस्ट बंगाल वाला, जो असम वाला जो रीजन है, जूट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे स्पेशली जब प्लास्टिक पॉलीथीन्स का बैग का, कट्टे वगैरह का यूज़ होना बंद हो गया, तो फिर क्या अल्टरनेट है? तो जूट के छोटे छोटे बड़े बड़े बैग्स चलने लगे, तो ऐसे में जूट्स की डिमांड उठने लगी। तो इसी वजह से जूट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पाट मित्रों ऐप है। न केवल ऐप्स वगैरह हैं, बल्कि हर साल जो है जूट के लिए सरकार जो है वो MSP भी रिलीज करती है, ताकि जूट फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जूट के फसल पर उनको मिल सके। नेशनल बर्ड्स डे, पहले हमने पढ़ा था माइग्रेटरी बर्ड्स डे, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल बर्ड्स डे। तो नेशनल बर्ड्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो जनवरी 5 हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, ताकि बर्ड्स को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके। और ये जो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करा था, वो करा था आपका एवियन वेलफेयर कोएलिशन, जो एवियन एक NGO है, इन्होंने इसको स्टार्ट करा है, एवियन वेलफेयर कोएलिशन का ये एक इनिशिएटिव है, नेशनल बर्ड डे 2024, जो कि हर साल 5 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। प्राइवेट का है, किसी NGO का है, तो आप इसकी थीम्स वगैरह पर ज़्यादा मत जाइए। अर्थ का रोटेशन, अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे दिन रात किस तरीके से बदलते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। अर्थ रोटेशन डे जो है वो 8 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लिख लीजिएगा, 8 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है, अर्थ रोटेशन डे। और देखिए, अर्थ का अपने एक्सिस पर अर्थ जो है वो घूमती है, और ये लगभग 24 घंटे में, पूरा एग्जैक्ट तो 24 घंटा नहीं है, 23 आवर 56 मिनट्स और 4-5 सेकंड कुछ ऐसे है, लेकिन रफली बोले तो 24 घंटे में आपका अर्थ रोटेशन डे, अर्थ का रोटेशन पूरा हो जाता है। तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, दिन और रात होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर लोगों में, स्पेशली बच्चों में, एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, अवेयरनेस फैलाने के लिए। देखिए, एक अर्थ के घूमने की वजह से किस तरीके से कहीं पर दिन कहीं पर रात बन रहे हैं, तो उसकी वजह से 8 जनवरी को हर साल ये सेलिब्रेट करा जाता है। डेनमार्क और इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक साथ आए, स्पेशली क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करने के लिए। इनके बीच में 2010 में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप GSP, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2020 में साइन हुआ इंडिया डेनमार्क के बीच में। और उसी ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के थ्रू डेनमार्क ने लॉन्च करा है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया टू ड्राइव सस्टेनेबल एनर्जी कोलैबोरेशन एट GIM 2024। GIM 2024 याद रखिएगा किसका इनिशिएटिव है? डेनमार्क का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विच इज़ साइंड बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क इन 2023। इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आटपाड़ी जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र के संगाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको एक डिक्लेयर करा है। कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है उसमें किस तरीके से, भाई नेशनल पार्क्स वगैरह में तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स के थ्रू प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व्स या कम्युनिटी रिजर्व्स में लोगों को इंगेज करके, लोकल कम्युनिटी को इंगेज करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाता है। तो महाराष्ट्र ने हाल ही में सांगली डिस्ट्रिक्ट में अपना एक नया कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करा है, जिसका नाम है अटापाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। तो याद रखिएगा कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। इसी तरीके से पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि आपका इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बन गया। भाई डार्क स्काई पार्क क्या होता है? देखो, जहाँ पर किसी भी तरीके से नेचुरल प्रकाश ही अवेलेबल हो, किसी तरीके का मैन पावर लोगों द्वारा कोई प्रकाश अवेलेबल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं डार्क स्काई पार्क। जहाँ पर केवल पूरा स्काई जो होता है वो डार्क होगा, किसी भी तरीके की मानव जाति या हम लोगों मानव द्वारा निर्मित कोई व्यवस्था न हो जहाँ लाइटिंग की होगा। तो हो सकता है मून की लाइट हो, वो चलेगा, लेकिन इंसानों द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा
कोई लाइट का प्रकाश न हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हाँ हमारे जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। तो पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क रिजर्व हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। तो इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क दैट इज हिमालयस का पेंच टाइगर रिजर्व। ये है आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए। 4th वीडियो जल्द ही जो शेड्यूल डेट है उस पर आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।